कल एक 16 वर्षीय युवा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और कहा कि सर मैं 16 साल का हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाऊं और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वामी जी की कक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर मैं देश के युवा बच्चों को और ऐसे बच्चे जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, तो मैंने अपने जीवन में जो भी गलत निर्णय लिए, जो भी सही निर्णय लिए और जो मैंने अनुभव किया, मैं इस युवा पीढ़ी से बांट सकूं और अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं तो करूं। क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि जब इस धरती को, इस पृथ्वी को छोड़ के जाएं, तो कम से कम कुछ बच्चे ऐसे हों जो आपको याद करें। ये मेरा स्वार्थ है, क्योंकि अब मैं 4 साल से शिक्षा जगत में सीधे नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी आत्मा को, मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है जब इन बच्चों से मैं संपर्क में आता हूँ, इनसे बात कर पाता हूँ और अगर इनकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक और बच्चे ने, मध्य प्रदेश के बच्चे ने, जो भी 16 साल का था, मुझसे पूछा और मुझे फ़ोन किया और मुझसे बात की। और अब इस बच्चे ने कल मुझसे पूछा और मार्गदर्शन मांगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। जो जीवन में मैंने गलतियाँ की, जो निर्णय मैंने गलत लिए और अपने जीवन की प्लानिंग करने में जो मैंने गलतियाँ की, उसके परिप्रेक्ष्य में ये मेरा विचार है जो मैं इस बच्चे को बताता हूँ। और इसके माध्यम से जो भी बच्चे हैं जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो मैं कह सकता हूँ मैं बताता हूँ। नंबर 1, देखो, बच्चे के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में थी, और जब मैं युवा था, जब मैं बच्चा था, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 2-3 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि बच्चे को खुद ये नहीं पता होता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए भी अपने जीवन में सफल होने के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि वो क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप लोगों को शायद समझने में आसानी हो। जब मैं 17 साल का था तो पिताजी ने, और मानी बात है, उस समय के माता पिता की ये इच्छा होती थी कि बच्चा है तो इंजीनियरिंग में चला जाए। ये मैं 1969 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो समझते थे कि या तो सिविल सर्विसेज में जाए या इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, जिससे उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे के जीवन में कोई कष्ट ना हो। तो सबसे बड़ी बहन को उन्होंने डॉक्टर बना दिया, दूसरे वाले को रेलवे सर्विसेज में भेज दिया, तीसरा मैं था, चौथे को भी आईएएस में भेज दिया। तो उनकी इच्छा ये थी कि बच्चे जो है अपना सेटल हो जाएं, इनको कोई कष्ट ना हो। 17 साल की उम्र में माता पिता का आदेश था, और उस ज़माने में, उस समय में बच्चे जो है माता पिता का बहुत आदर करते हैं। कोई जेरह हम लोगों के करने की कोई हिम्मत नहीं होती थी। तो पिताजी माताजी ने कहा कि जाओ इंजीनियरिंग करो, तुम्हारा एडमिशन आईटी बीएचयू में हो गया। उस समय वो आईटी था, वो आईआईटी हो गया है। बहुत, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो बनाया था, एक भव्य यूनिवर्सिटी बनाई थी और बड़ी अच्छी शिक्षा पद्धति थी और बड़े अच्छे प्रोफेसर्स थे, बड़े अच्छे हॉस्टल्स थे, बड़े अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा था, पूरा प्रांगण बहुत अच्छा है। खैर, वहाँ गया और जब मैंने उसमें एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि ये जगह तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं है, मेरे अंदर वो गुण ही नहीं है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकूं। और लेकिन अब माता पिता ने भेजा था, उनके आदेश का पालन करना था, तो 4 साल में इंजीनियरिंग कर ली। उस ज़माने में 4 साल की होती थी। कुछ लोग जो हायर सेकेंडरी करके आते थे उनके लिए 5 साल की होती थी। हम इंटरमीडिएट करके गए थे तो हमारे लिए 4 साल की होती थी। 4 साल में इंजीनियरिंग कर ली, कोई बैक पेपर नहीं आया, फेल नहीं हुआ, भगवान की कृपा थी और पास होके 4 साल में निकल गया। लेकिन मुझे लगा कि मैंने, यार ये कहाँ आ गया, मैं क्यों आया, इंजीनियरिंग मैंने की क्यों और मैं इंजीनियर बना क्यों। बल्कि एक मजाक के रूप में आपको बताता हूँ, नहीं बताना चाहिए क्योंकि, लेकिन है, वीकनेस है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप तो अपने लोग हैं, अपना परिवार है। जब आया तो उस ज़माने में मदर ने, माँ ने एक सिनी फ़ैन दिया था, छोटा सा सिनी फ़ैन, उस ज़माने में बड़ा फेमस होता था। हॉस्टल में उसको लगा के हम सोते थे।
तो लौट के आया, वो ख़राब हो गया था, तो माँ ने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तूने की है तो इसे ठीक कर दे। अब मैं ये अपना अपमान कैसे सहन करता कि इंजीनियर होके मैं फ़ैन नहीं ठीक कर पाऊँगा। मैंने उस फ़ैन को पूरी तरह से खोल दिया। पता मुझे कुछ था नहीं कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। पूरा खोल दिया तो उसको जोड़ने में और जुड़वाने में और ठीक कराने में दुगना पैसा खर्च हुआ, जो कि अगर मेरी वो तकनीकी राय न लेते तो वो ठीक हो जाता। खैर, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब 21 साल का हुआ तो मुझे लगा कि ये तो मैं कहाँ आ गया, गलत जगह आ गया। उसके बाद मैंने एमबीए किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, मोनिरबा मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ तो आनंद आ गया। मेरे जो स्ट्रेंथ हैं और मेरे जो जीवन की पूरी एक व्याख्या है वो तो एमबीए से बिल्कुल मेल खा रही है। और पढ़ने में भी आनंद आया, डिस्कशन करने में भी आनंद आया, क्लास में भी आनंद आने लगा। और मुझे लगा कि हाँ, ये निर्णय बहुत अच्छा हुआ। और हर पग में आपको कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ये बच्चे से मैं बताना चाहता हूँ जिसने मुझसे प्रश्न पूछा है। आप एक ऑब्जर्वर बनिए। आप ये देखिए कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। ऑब्जर्वर बनिए। एमबीए किया, श्री राम केमिकल इंडस्ट्री उस ज़माने में सबसे अच्छी कंपनी डीसीएम ग्रुप हुआ करती थी और वहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता था। श्री राम केमिकल इंडस्ट्री में जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं वहाँ पे मेरे को नौकरी मिली। पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि अर्बन बैकग्राउंड था, रूरल एरिया से कोई लेना देना था नहीं, तो मुझे यही नहीं पता था फर्टिलाइज़र होते क्या हैं और कितने प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं, क्या होते हैं। खैर, मैंने वहाँ 3 साल नौकरी की। लेकिन इतना ज्ञान हो गया मुझे, क्योंकि मैं होलसेलर से मिला, रिटेलर से मिला, किसानों से मेरी बात हुई और फर्टिलाइज़र्स मार्केटिंग में मैं था, तो मुझे फर्टिलाइज़र का और किसानी परिवेश का और गांव के परिवेश का पूरा ज्ञान हो गया 3 साल में। लेकिन मैं एक ऑब्जर्वर था। मेरे में एक गुण अच्छा था कि मैं ऑब्जर्वर था, तर्क करता था, प्रश्न करता था, क्वेश्चन करता था और किसी चीज़ को सीधे तौर पे स्वीकार नहीं करता था। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी। खैर, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में कमीशन से सेलेक्ट हुआ। मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो इंटरव्यू बोर्ड था बड़ा प्रसन्न हुआ, उन्होंने 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स में मुझे दे दिए। इतना जब प्रसन्न हुए। और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में डाला है, किस प्रकार अपने को एक्सेल करें और कैसे आगे बढ़ें। खैर, सेलेक्ट हुआ, बड़े पद पर रहा, जॉइंट डायरेक्टर बन गया। और उस ज़माने में जॉइंट डायरेक्टर 28-29 साल की उम्र में बनना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, ये सरकारी नौकरी, ये क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, तनख्वाहें, बंगला, नौकर चाकर, आनंद नहीं आया। होते हैं कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों में आनंद नहीं आता, जिनमें दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। डेपुटेशन में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गया और वहाँ जाके पूरा ऑब्जर्व किया। बल्कि सरकारी नौकरी के बारे में बताऊँ, जब मैं जॉइंट डायरेक्टर इवेल्युएशन डिपार्टमेंट था, मूल्यांकन, तो हमारा काम ये होता था, गांव-गांव जाते थे, जो बेनिफिशियरी होते थे किसी सरकारी स्कीम के, उनसे बात करते थे, उनसे क्वेश्चनेयर से पूछते थे, उनका ऑब्जर्वेशन करते थे और सरकार को बताते थे कि भाई ये जो आपने स्कीम बनाई है ये इस वजह से सफल नहीं हो रही, इसमें ये परिवर्तन कीजिए। बड़ा अच्छा काम था, बहुत सीखने का मौका मिला। 6 साल नौकरी की, बहुत सीखा, बहुत आनंद आया। क्योंकि गांव घूमा, दलित एरियाज़ में घूमा, ट्राइबल एरियाज़ में घूमा, खुद घूमा, पैदल घूमा, बसों में घूमा, बहुत मेहनत की। उसके बाद डेपुटेशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आया और पूरा आर्थिक परिवेश, पूरा कैसे फाइनेंसिंग होती है, बैंकिंग की क्या सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ऑब्जर्वर रहा। 17 साल काम किया, फिर अध्यापन में आ गया और अब मेरे को जीवन में आनंद आया। तो अब हर आदमी का व्यक्तित्व अलग है। अब वही मैंने जैसे बच्चे से कहा कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी देखिए। अब आप कहेंगे साहब क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, आप तो रिटायर होते तो कहीं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था तो नहीं आनंद आया। अब मुझे आनंद आया। 13-14 साल मैंने टीचिंग की, फाइनेंस में की, एंटरप्रेन्योरशिप में की, मार्केटिंग में की, सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे की, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे की। खैर, बहुत आनंद आया बच्चों से संपर्क करके, बच्चों से बात करके, बच्चों की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं उनके संदर्भ में। और बच्चों से स्नेह बहुत मिला, बहुत आदर मिला। मतलब जितना आदर
6 साल और 3 साल नौकरी करके प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरी करके मुझे नहीं मिला था, और जितना स्नेह नहीं मिला था वो मुझे 13 साल में भरपूर मिला। इतना ज़्यादा मिला कि अपेक्षा नहीं होती कि इतना प्रेम किसी को मिल सकता है, आदर मिल सकता है। खैर मिला, आनंद आया। और उसके बाद अब टेलीविज़न में आने का मौका मिला। यूट्यूब के चैनल्स हैं, डीबी लाइव है, मुकेश का है, दिनेश वोरा जी का है, आनंदवर्धन सिंह जी का है, 4PM है, सत्यहिंदी.com है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हुए। न्यूज़ नेशन हुआ, न्यूज़ 24 हुआ, बहुत सारे टीवी चैनल्स हुए, जाने का मौका मिला। तो और आनंद आया कि आनंद ये आया कि अब बड़ी जनता से मिलने का अवसर मिलता है। यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया इस उद्देश्य से कि बच्चों का मार्गदर्शन कर सकूं और उनके किसी काम आ सकूं। बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला। 1 महीने के अंदर करीब 650 सब्सक्राइबर्स हो गए। व्यूअरशिप अभी कम है, लोग कम देख रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई सब्सक्राइबर्स या व्यूअरशिप को बढ़ाना नहीं था। वो ये था कि अगर एक भी बच्चा कोई कहेगा कि ये साहब मैं जानना चाहता हूँ और मैं उसे बताऊँगा और उससे अगर लाभ होता है तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो मैं इस बच्चे को ये गाइड करना चाहता हूँ, एक तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को खुद पहचानो। तुम्हारे अंदर विशिष्टता क्या है, तुम्हारे अंदर खासियत क्या है जो तुमको दूसरे से अलग करती है। आज मैं करता हूं तो मुझे आज इंजीनियरिंग के अलावा मैं हर सब्जेक्ट का मैं बोल सकता हूं। मैं अध्यात्म में बोल सकता हूं, मैं धर्म पे बोल सकता हूं, मैं पॉलिटिक्स पे बोल सकता हूं, मैं इकोनॉमिक्स पे बोल सकता हूं, मैं फाइनेंस पे बोल सकता हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बोल सकता हूं। लेकिन जो इंजीनियरिंग मैंने 4 साल पढ़ी उसके बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो मेरा प्रेम नहीं था, वो मेरा व्यक्तित्व उसके अनुरूप नहीं था। सरकारी नौकरी में मैं सफल नहीं होता क्योंकि मुझे है, व्यक्तित्व है, अपना अपना सबका व्यक्तित्व होता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था किसी की मैं चमचागिरी करूं, सर करूं, कोई मुझे सर करे। लेकिन जब मुझे बच्चों का प्यार मिलता है, एक नेक्स्ट जनरेशन का प्यार मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। आज आप लोगों का प्यार मिलता है, दर्शकों श्रोताओं का प्यार मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट कर लेता हूँ, संबंध स्थापित कर लेता हूँ अपने श्रोताओं से, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। अगर जाता हूं तो चीज का विश्लेषण करता हूं, ये देखता हूं इसके पीछे का कारण क्या है, और लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करता हूं। गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, पान वाला है, वो जो बोल रहा है वो उसके जीवन का अनुभव बोल रहा है, वो उसके व्यक्तित्व, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से बोल रहा है। और क्यों बोल रहा है ये समझना बहुत आवश्यक है। उसकी मजबूरियां क्या हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग में हैं, प्रोडक्शन में हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग में हैं, वॉटएवर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जो आपका कंज्यूमर है उसको समझना बहुत आवश्यक है। आप अपने कंज्यूमर से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। कंज्यूमर आपको बताएगा कि उसको क्या चाहिए। आप थोड़ा बहुत परिवर्तन उसकी डिमांड और नीड पे कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही विल टेल यू एज टू व्हाट ही वांट्स एंड यू हैव टू डिलीवर एज पर हिज एस्पिरेशंस। सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ वीकनेस को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी वीकनेसेस जो आपके कैरियर को बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए और ऑब्जर्वर बनिए। और जो भी काम आप कीजिए उसमें आनंद लीजिए, एंजॉय। जैसे फर्टिलाइजर बेचा, सरकार में मूल्यांकन का काम किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया, अध्यापन किया, अब टेलीविजन में और यूट्यूब में आता हूं और ये अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया। लेकिन आई एम एंजॉइंग इट। वो काम कीजिए जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिले, उसमें आपको थकान नहीं होगी। पत्नी कहती है कि दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल देते हो, कोई देखता तो है नहीं। कभी 100 व्यू हो जाते हैं, कभी 150 होते हैं, कभी 40 होते हैं, लगे रहते हो। वो इसलिए लगा रहता हूँ, मुझे आनंद आता है, तो मैं तो स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ, और किसी का फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एंजॉय कीजिए, जो भी काम कीजिए एंजॉय कीजिए। आपको जो भगवान ने अवसर दिया है, जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, वो आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिया है। आलोचना मत कीजिए, शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव लिखे हैं वो
अगर आप उस जो उतार का समय है उस समय सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो अगला समय अच्छा होगा ये मान के चलिए, और जब अच्छा समय होगा तो खराब समय आएगा ये भी मान के चलिए। तो थोड़े ऐसे रहिए कि स्थिर रहिए, अपने व्यक्तित्व को स्थित प्रज्ञ बनाइए, बहुत ज़्यादा खुशी में खुश मत होइए, बहुत ज़्यादा दुख में दुखी मत होइए, समाज की बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये समाज जो है, वास्तविकता बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये समाज जो है ना बड़ा निष्ठुर है। आपका अच्छा समय आएगा आपके साथ हो जाएगा, आपका बुरा समय आएगा आपको छोड़ देगा। तो ये मत सोचिए ये मेरा फलाना है, मेरा दोस्त है। वास्तविकता में कोई दोस्त दोस्त नहीं है। अब के समय में, कलयुग में, आज के समय में कोई दोस्त दोस्त नहीं। आज के समय में जो है समय होत बलवान। अगर आपका समय अच्छा है सब आपके साथ हैं, आपके साथ समय अच्छा नहीं है कोई आपके साथ नहीं है। और आपके वही लोग जो आपके बहुत अच्छे मित्र थे आपके शत्रु हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा शत्रु थे आपके मित्र हो जाएंगे। अभी आप नहीं सीखेंगे, अभी आप 16 साल के हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। विश्वास मत कीजिए, सशक्त बनिए, पर्सनैलिटी को निखारिए, मौका मिले सीखिए, पढ़िए। और अगर आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, अगर आपके अंदर क्षमता डेवलप होगी और स्किल, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। अब आज का ज़माना तो ऐसा है कि अगर किसी चीज़ में आपने दक्षता ग्रहण कर ली, अगर आप उसमें परफेक्ट हो गए, अगर आप दूसरों से बेटर हो गए, कोई भी क्षेत्र हो, गाना हो, नाचना हो, वायलिन बजाना हो, बांसुरी बजाना हो, कुछ भी हो, तैरना हो, दौड़ना हो, वॉटेवर, अगर आप बेस्ट हैं तो कोई परेशानी। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं कि साहब नहीं वो तो बहुत सामान्य, मतलब मैं जर्नलिस्ट नहीं कह रहा हूँ, जर्नलिस्ट मतलब जो हर चीज़ का सेवक है और उसकी एक्सपर्टाइज नहीं। आप आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वॉट किसी भी फील्ड के आप एक्सपर्ट बने, वकील बने तो परफेक्ट बनिए, बेस्ट बनिए, तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए, जुट जाइए। बिना जुटे कोई ओलंपिक नहीं जीतता, कोई कॉमनवेल्थ नहीं जीतता, कोई जीवन में सफल नहीं होता। और ये तपस्या आपको करनी है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, माँ नहीं कर पाएगी, उठा देगी वो 4 बजे। आप कहेंगे कॉफ़ी दे दो, वो कॉफ़ी दे देगी, लेकिन तपस्या आपको करनी है। और ये आपका जीवन है, आपको जीवन को अपने को सुधारना है। जैसे मेरी माँ बचपन में कहा करती थी कि अभी तपस्या कर लोगे जीवन भर आनंद लोगे, अभी आनंद लोगे जीवन भर कष्ट पाओगे। वही वाली बात है, आपको आपका जीवन अभी उस स्तर पे है, 17 साल 16 साल की आपकी उम्र है। यही समय है जब आप अपने जीवन को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। बिगड़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बनने में बहुत ज़्यादा तपस्या लगती है, समस्या होती है। आनंद लीजिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ 16-17 साल की उम्र में जो बच्चे करते हैं वो मत कीजिए, आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये नियंत्रण में कीजिए, कंट्रोल में कीजिए, संस्कारों को डेवलप कीजिए, अपने लिए अपने संस्कार डेवलप कीजिए, कि दूसरे के लिए मत कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, मेहनत कीजिए, तपस्या कीजिए। और जो मैंने अपने जीवन में, खैर अपना अपना व्यक्तित्व सबका अलग होता है, जो भी जीवन में समाज ने आपको दिया है, इस धरती ने आपको दिया है, वातावरण ने आपको दिया है, इसको वापस देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसे मैं प्रयास करता हूँ, कितना सफल होऊंगा ये तो भगवान जानता है। कि समाज ने, इस देश ने, इस मिट्टी ने जो कुछ दिया है, अब मेरे पास तो एक ही चीज़ देने को है। बाकी न धन है, न संपदा है, न शारीरिक शक्ति है। मेरे पास अगर देने के लिए क्षमता किसी चीज़ की है तो वो ये है कि जो मैंने सीखा है मैं आपको बताऊं, और यही मैं कर रहा हूँ। तो आप भी ये कीजिए, क्योंकि आपका जो बुढ़ापा होगा, आज से बहुत साल बाद आएगा, उसमें आपको आनंद आएगा, बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आए थे, देखिए मौत तो, मृत्यु तो सबकी आती है, मृत्यु तो एक ही सत्य है, बाकी चीज़ें तो मिथ्या हैं और प्रश्न चिन्ह है, लेकिन तो आएगी। लेकिन जब आंखें बंद हो तो आपको सुख मिलेगी, यार जो भगवान ने दिया था और जो मैंने आनंद जीवन का उठाया मैंने वापस किया, और मेरे को ये सुख मिला कि मैं कंटेंटेड सोल। तो आपके लिए मेरा मार्गदर्शन यही है, 16-17 साल के बच्चों के लिए मार्गदर्शन यही है कि सबसे पहले चिंतन कीजिए, सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, और इन स्ट्रेंथ्स को मैं कैसे बढ़ाऊं। अगली बात यह है, खूब पढ़िए, भीषण रूप से पढ़िए। देखिए, आप पिक्चर्स देखिए, आपकी उम्र है, आज स्पोर्ट्स के बारे में देखिए, आपकी उम्र है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ज़रूर ये नहीं कहूँगा कि साहब आप बिल्कुल फाइनेंस पढ़िए और इकोनॉमिक्स पढ़िए और अखबार पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, फन, ये नहीं कहूँगा। लेकिन एक समय ऐसा निकालिए कि 1 घंटे का जो मेरा क्षेत्र जिसमें मैं अपना जीवन बनाना सकता हूँ, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल हैपनिंग्स। विश्व में क्या हो रहा है, विश्व के कोने कोने में क्या हो रहा है, पढ़िए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। और
जो सबसे बड़ी समस्या इस उम्र में आती है, जो मेरे साथ थी, आपके साथ, आपकी उम्र के बच्चों के साथ भी होती होगी, क्या जब प्रश्न उठता है, जो जिज्ञासा होती है, उसको जवाब देने वाला कोई है? 99% केस में होता है माता-पिता का एरिया दूसरा होता है, बच्चे का एरिया दूसरा होता है, या माता-पिता के पास टाइम नहीं होता है, या बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। मेरे जैसे लोगों को ढूँढिए। हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और चाहे 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो बनाने में मेरी जेब से क्या जा रहा है, मुझे क्या परेशानी हो रही है। लेकिन अगर आपका लाभ होता है तो मैं अपने को सुखी पाऊँगा। तो पढ़िए। 99% बच्चे आज के समय में क्या करते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। फेड ने क्या किया, क्रूड के प्राइसेस क्या हैं, रुपये डॉलर के प्राइसेस क्या हैं, जो विदेश में हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस दिशा में जा रहा है, रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, चाइना की पॉलिसीज़ क्या हैं, कुछ नहीं पता है। पढ़िए, क्योंकि जीवन में आप तभी सफल होंगे जब आपको पता चलेगा कि ये जीवन आगे पूरा विश्व किस दिशा में जा रहा है। आप कोई एक्सपर्टाइज डेवलप कर लें आज की तारीख में, और 5 साल के बाद वो एक्सपर्टाइज रिडंडेंट हो जाए, नई एक्सपर्टाइज की आवश्यकता हो जाए, आप कैसे जीवन में सफल होंगे, आप सोचिए। हमारे ज़माने में तो उतना गतिशील समय नहीं था, अब तो गतिशील है। तो आपको ये एंटिसिपेट करना है कि फ्यूचर कैसे होगा, फ्यूचर इवेंट्स कैसे होंगे, एनवायरनमेंट जो चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी जो दक्षता की आवश्यकता है, वो दक्षता कैसी होगी। मैं आईटी में नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन आज के समय में आई एम आउटडेटेड ऑन दैट ग्राउंड, आईटी के ग्राउंड पे। आप समझ रहे हैं कि ये नॉलेज एरा है, ये आईटी रिवॉल्यूशन हो रहा है, ऐसी कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का समान है। इसमें अगर आप पिछड़ जाएंगे तो आपकी जनरेशन में आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो तब आपको पता चलेंगे जब आपको पता चलेगा प्रेजेंट में हो क्या रहा है और किस दिशा में मुड़ रहा है और क्या डायरेक्शन होगी, लोगों की वेशभूषा क्या होगी, लोगों का खान पान क्या होगा, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या होंगे, लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर क्या होंगे। ऑब्जर्वर बनिए, चीज़ों का विश्लेषण कीजिए और अपने को उसी, क्योंकि आप देखते हैं जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है और बॉल बहुत तेज आती है तो इसकी आंखें किसी भी आदमी की देख थोड़ी पाती हैं, लेकिन उन्हें दिखता है उसके बॉलिंग एक्शन को देख के, बॉल ने कहाँ टिप्पा खाई, किस डायरेक्शन में बोलेगी, गुगली है, इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, उसके हिसाब से वो अंदाजे से खेलता है। तो इसका मैंने एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ द इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, how you have to adjust yourself and change in your strengths and weaknesses in order to take care of those environmental changes. That is the biggest challenge for you. आपके समय में समय इतनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे और अपने को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो यू विल बी द विनर। और नहीं कर पाएंगे, हमारे समय के हिसाब से स्थिर रहेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आशा है जो आपने प्रश्न पूछा था मैं आपकी संतुष्टि कर पाया। अगर कर पाया तो मैं बहुत खुश होऊंगा, नहीं कर पाया तो आप बताइएगा, फिर मैं प्रयास करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था ये उसका उत्तर था या उत्तर नहीं था, ये भी आप दीजिएगा। और बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ जो भी हैं कि अगर आपके कोई प्रश्न हैं, 5 मिनट की, 7 मिनट की वीडियो डालने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे बल्कि खुशी मिलती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू।